नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड लैब असिस्टेंट का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है, दैट मीन्स 2 अगस्त 2023 का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया गया था, उसके पेपर 1 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पेपर 1 में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मैच करें, और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, वो देखें कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो लोग दोस्तों इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है और ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होगा जेपीईजी का। तो चलिए दोस्तों, और भी जानते हैं, हो सकता है इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि जेपीईजी का जो फुल फॉर्म होता है ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। अगर पीएनजी का अगर पूछा जाए तो ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। टीआईएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और ईएक्सआईएफ का जो फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज या फिर इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और पीएस या फिर पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये भी कई कई बार जो है दोस्तों पूछा जा चुका है विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। अगर पीएस केवल पूछा जाए तो ये पोस्ट स्क्रिप्ट ये होगा, और अगर पीडीएफ का पूछा जाए तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका होगा। और डब्ल्यूएमएफ का फुल फॉर्म होगा विंडोज़ मेटा फाइल, इसका फुल फॉर्म होगा। और बीएमपी का फुल फॉर्म होगा बिट मैप, इसका फुल फॉर्म होता है। या फिर पेंट PAINT या फिर PICT का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये मैक पेंट या फिर मैक ड्रॉ, इसका फुल फॉर्म होगा। और पीपीएम का अगर पूछा जाए तो ये एक्स विंडोज़ पोर्टेबल पिक्स मैप, इसका फुल फॉर्म होगा PIXMAP, पोर्टेबल पिक्स मैप पीपीएम का फुल फॉर्म होगा। तो ये था दोस्तों डिफरेंट जो शॉर्ट फॉर्म थे उन लोगों का, जो लॉन्ग फॉर्म मतलब फुल फॉर्म जो था, ये हो सकता है आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो और भी आप जितने भी हैं उन सभी को भी देख लें, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं और उन सभी का जो फुल फॉर्म होता है वो सभी भी आप एक बार देख के जाएं, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? और इसका जो रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है मार्बल का। और इसका अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इनसे रिलेटेड और भी कुछ जान लेते हैं, जिनका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होता है उन सभी को, ताकि हो सके आने वाले एग्जामों में उससे प्रश्न भिड़ सके। अगला है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, ये तो सभी को पता होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgO। सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग खाते हैं नमक, यही सोडियम क्लोराइड को ही खाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों SO2। वाटर का होता है H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। और अगर अमोनिया गैस का देखा जाए तो ये NH3 होता है। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड का KCl। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है। मीथेन का CH4। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, जो कि ये सभी बेसिक केमिकल कंपाउंड्स हैं और उन सभी का फॉर्मूला है। और भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और इथेनॉल को देखा जाए तो C2H6O, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। और सुक्रोज का अगर देखा जाए तो ये C12H22O11, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो इसे भी एक बार ध्यान से अपने ध्यान में रख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सके तो प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, दैट लॉन्ग साइलेंस जो एक बुक है, इसके लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लेखक है शशि देशपांडे जी के द्वारा ये बुक लिखा गया, जिसका नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस। और ये जो बुक है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको इस बुक को दिया गया है, मतलब इस लेखिका को। तो ये भी ध्यान में रखें, इसीलिए ये बुक जो है पूछा गया है। अगला जानते हैं दोस्तों,
रामगढ़ में कौन सा बांध ये बनाया गया है? ये झारखंड जीके से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो जो पतरातू बांध है दोस्तों, यही रामगढ़ जिले में ये बना हुआ बांध है। नेक्स्ट दोस्तों, नवरत्नगढ़ किस जिले में ये सिचुएटेड है? तो ये है दोस्तों गुमला जिले में ये सिचुएटेड है नवरत्नगढ़, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है, राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ ये एक जगह है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नवरत्नगढ़ के बारे में कि क्या क्या उनसे रिलेटेड है। तो ये है दोस्तों झारखंड राज्य के गुमला जिले में ये एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको बोलते हैं नवरत्नगढ़। और ये है दोस्तों सिसई प्रखंड के नगर ग्राम के निकट में ये सिचुएटेड है। और ये तो दोस्तों ये नागवंश के 46वें वंशज राजा द्वारा इस शहर को बसाया गया था नवरत्नगढ़ को, जिसे उसको दोयसागढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है नवरत्नगढ़ का। अगर अगला प्रश्न अगर बन सकता है कि दोयसागढ़ किस नगर को मतलब और किस नाम से जाना जाता है दोयसागढ़ को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़। दोस्तों जिस टाइम इस शहर को मतलब बसाया गया था राजाओं के द्वारा, उस टाइम कई कलाएं यहाँ पर बनवाई गई थी, काफ़ी आकर्षित रूप से यहाँ पर बना था जो नवरत्नगढ़ था। और इसमें दोस्तों नागवंशियों का ये जो नवरत्नगढ़ है ये दूसरी राजधानी भी ये थी नवरत्नगढ़। और पहली राजधानी अगर देखा जाए तो ये कोकरा में हुआ करता था नागवंशियों का। उसके बाद में ये लोग अपनी राजधानी को बदल के पालकोट कर दिए थे। अब नवरत्नगढ़ में एक किला है जिसका निर्माण दोस्तों नागवंशी शासक दुर्जन साल के द्वारा ये करवाया गया था। और इस किले का जो निर्माण है ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो ये ध्यान में रखें, जो नवरत्नगढ़ जो है ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ये आपको दिख रहा होगा किला कुछ इस तरह का। तो जिस टाइम ये बना होगा उस टाइम कितना सुंदर दिख रहा होगा और अभी किस तरह ये दिख रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड के पूर्व की ओर कौन सा राज्य बसा हुआ है? मतलब झारखंड के पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य टच करता है सीमा? तो ये जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, यही झारखंड के पूर्व की ओर ये सटा हुआ है। तो ये चौहदी से ये प्रश्न पूछा गया झारखंड के ज्योग्राफी से। हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने जो लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मेरा 10 मॉडल सेट किया हुआ है उसमें काफ़ी अच्छे से ये बताया हुआ है। तो जो लोग वो सभी देखे होंगे उन सभी को काफ़ी मतलब क्वेश्चन जो है वो मैच करता हुआ या फिर उन लोगों को समझ में आता होगा। तो चलिए दोस्तों और भी जान लेते हैं झारखंड के जितने भी चारों तरफ जो स्टेट हैं। पूर्व में तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य है, और उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा से ये टच करता हुआ ये हमारा राज्य झारखंड है। इसको मैप में देख सकते हैं, ये उत्तर में बिहार है, पूरब में इधर पश्चिम बंगाल है, और इधर अगर दक्षिण में देखा जाए तो ये उड़ीसा है, और अगर इधर पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टच करता है। और एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि कौन सा जो जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों को टच करता है? तो ये एकमात्र जिला गढ़वा है जो कि 3 राज्य को टच करता है। एक बिहार हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। तो ये भी ध्यान में रखें, हालांकि ये सभी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 25 मई 2023 को राष्ट्रपति किस जिले में स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक की थी? ये प्रश्न जो कि करंट अफेयर से ये रिलेटेड है। तो ये दोस्तों खूंटी जिला के स्वयं सहायता समूहों के साथ हमारे जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा उन सभी के साथ ये बैठक किया गया था। और ये जो दोस्तों ये हमारे जो राष्ट्रपति अभी प्रेजेंट की है द्रौपदी मुर्मू जी, ये 24 से 26 मई तक ये झारखंड के दौरे पे थी। उसी बीच 25 मई को ये खूंटी जिला गई थी और वहाँ के जो स्वयं सहायता समूह हैं उन सभी से ये मुलाकात की और उन सभी का हालचाल जाना, बैठक वगैरह की। ये आपको दिख रहा होगा, महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में ये भाग ली थी जो कि 25 मई 2023 को ये करवाया गया था। और ये दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम जो खूंटी में सिचुएटेड है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। वर्ष 2017 में संथाल साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया था? तो ये जो भुजंगा टुडू जो हैं इनको दिया गया था 2017 का संथाल साहित्य पुरस्कार। और ये जो है दोस्तों तहना ना
तांगी रे जो इनके द्वारा कविता लिखी गई है, इनके लिए इनको 2017 में संथाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। अब जो लोग संथाली लैंग्वेज जानते होंगे वो ये कमेंट करके बताए कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है ना, तहना ना तंगी रे, क्योंकि हमको संथाली नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जितने भी संथाली का जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है उन सभी को भी जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये 2017 का पूछ लिया तो हो सकता है 2020, 2022, 2021 का भी प्रश्न पूछ सकता है। इसमें देख सकते हैं 2005 में जो है ये भागना जो कि कविता है और ये इसके लेखक जो है ये जदुमणि बेसराज जी के द्वारा ये लिखा गया है, जिसको ये साहित्य पुरस्कार दिया गया था संथाल के क्षेत्र में। 2006 में अगर देखा जाए तो ये रामचंद्र मुर्मू जी को दिया गया था, 2007 में खेरवाल सोरेन जी को, 2008 में बादल हेम्ब्रम, 2009 में दमयंती बेसरा, 2010 में दिया गया था भोगला सोरेन, 2011 में आदित्य कुमार मंडी को दिया गया था और 2012 में गंगाधर हांसदा। और ये सभी वीडियो को आप एक बार पॉज करके पढ़ें कि ये किन कविता या फिर कौन से नाटक के लिए ये दिया गया था। अगला है 2017, यही है दोस्तों भुजंगा टुडू, जिनको तहना ना तांगी रे कविता के लिए इनको 2017 का संथाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था। और 2022 का अगर करंट में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कजली सोरेन जी को दिया गया था, जो कि सबरनक्का बलीरे सनना पंजे जो कि ये कविता इनके द्वारा लिखा गया है, इनको 2022 में दिया गया था। और 2021 में अगर देखा जाए तो ये निरंजन हांसदा जी को दिया गया था, जो कि माने रेना और हांग जो कि लघु कथाएं हैं इनके लिए इनको दिया गया था। और 2020 में अगर देखा जाए तो ये रूपचंद्र हांसदा जी को दिया गया था, जो कि इनके द्वारा कविता लिखी गई थी गुड़ डाक खासा डाक। तो ये है दोस्तों डिफरेंट ईयर के जो संथाल साहित्य पुरस्कार जिन लोगों को दिया गया है उन सभी की कविताएं या फिर मतलब जो उनके द्वारा लिखे गए हैं, जिनके लिए उन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, उन सभी का ये लिस्ट है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने नंबर का था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 1955 में ये पहली बार ये दिया गया था। अगर उसके अनुसार अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 25वें नंबर पे होगा 2020। अब इसमें जान लेते हैं कि 2020 में जो आदमियों को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं असमिया भाषा में बेंगसाटा को लघु कथाएँ के लिए इनके लेखक हैं अपूर्व कुमार शोकिया जी को दिया गया था। बंगाली में मणिशंकर मुखोपाध्याय जी को, बोडो लैंग्वेज में धरणीधर ओवरी को और डोगरी लैंग्वेज में ज्ञान सिंह को, अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम जी को दिया गया है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी में देखा जाए तो ये अनामिका जी को दिया गया था, कन्नड़ में वी.एम. वीरप्पा मैली जी को दिया गया था। तो वीडियो को आप एक बार पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उर्दू में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हुसैन उल हक जी को दिया गया था, अमावस में खबात के लिए इनको दिया गया था। और अगर संस्कृत में देखा जाए तो ये महेश चंद्र शर्मा गौतम जी को दिया गया था, जो कि वैशाली एक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों झारखंड में घने जंगलों का प्रतिशत कितना है, मतलब झारखंड में जंगलों का प्रतिशत टोटल कितना है। तो अगर 2021 के सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में टोटल जो है ये 29.76% में जो है जंगल पाया जाता है हमारे झारखंड राज्य में। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने पिछले जो 30 जुलाई का जो मैंने डिस्कस किया था प्रश्नों को, उसमें मैंने डाला हुआ था, जिसमें झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मैंने ये सभी चीज़ें बताया था। तो एक बार फिर से बता देते हैं, झारखंड में जो दोस्तों भारत का 3.32% जो है ये वन झारखंड में है पूरे भारत का अगर देखा जाए तो। और अगर झारखंड में कुल वन क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये 23,721.14 वर्ग किलोमीटर ये टोटल वन क्षेत्र है हमारे झारखंड में, जो कि कुल क्षेत्रफल का ये 29.76% ये है। और अगर इसमें देखा जाए झारखंड के वन क्षेत्र का कुल जो है ये 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है ये
देखा गया था 2021 के रिपोर्ट में, जो कि अगर देखा जाए तो ये 0.47% की वृद्धि ये देखा गया था। और अगर सबसे ज़्यादा किस ज़िले में वृद्धि देखा गया था, तो ये दोस्तों ये गढ़वा ज़िले में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखा गया था, जो कि 40.13 वर्ग किलोमीटर का जंगल जो है इसमें बढ़ा था। और अगर सबसे कम अगर देखा जाए तो ये लातेहार ज़िले में ये देखा गया था, जो कि ऋणात्मक, मतलब यहाँ पर जंगलों की कटाई सबसे ज़्यादा की गई थी, जो कि 3.30 वर्ग किलोमीटर की जंगलों को यहाँ पर कटाई की गई, मतलब साफ़ कर दिए गए थे यहाँ के जंगल, ना कि जंगल लगाने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो 3 ज़िले हैं हमारे झारखंड के, वो हैं पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, उसके बाद चतरा आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ये 2019 और 2021 का रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, जो कि दोनों लगभग सेम है, कुछ थोड़ा बहुत डाटा यहाँ पर कम कम या फिर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगला जानते हैं दोस्तों, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 ज़िले जो हमारे झारखंड के हैं, ये पहला में है जामताड़ा, दूसरा में देवघर, उसके बाद जो है धनबाद है, जहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ये ज़िले हैं। अगला है न्यूनतम 1% वाले जो 3 ज़िले हैं, ये पहला में जामताड़ा जो कि 5.85% यहाँ पर है, उसके बाद देवघर जहाँ पर 8.31% यहाँ पर वन है, उसके बाद धनबाद जहाँ पर 10.70% यहाँ पर वन पाए जाते हैं, जो कि न्यूनतम 1% वाले ये सभी ज़िले हैं। अगला दोस्तों, सर्वाधिक 1% वाले जो 3 ज़िले हैं, ये है लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 1% देखने को मिलता है। अगला जानते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने, मतलब समाप्त किसने किया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये समाप्त किया गया था सती प्रथा। और ये जो है राजा राम मोहन राय की अगुवाई, मतलब इनके द्वारा कहने पे ये किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा को अंत कर दिया था। और ये जो दोस्तों 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में इसको अंत किया गया था। इसमें होता क्या है दोस्तों, सती प्रथा में जो राजपूत घर की जो मतलब जो लेडीज़ सब होती हैं, वो अगर उन लोगों का अगर हस्बैंड अगर मर जाता हो, तो उन लोग के जो हस्बैंड का जो चिता जो जलता है, वहीं पर वाइफ भी जो है उसी चिते में जिंदा जल जाती है, और इसी को बोला जाता है सती प्रथा। तो ये काफ़ी हमारे समाज की एक कुप्रथा थी, जिसमें जो है एक जिंदा जो औरत है उसको जलाया जाता था। तो इसी को जो है दोस्तों 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सुझाव पे, मतलब इन दोनों के अगुवाई पे ये बंद कर दिया गया था पूरे भारत में। उसके बाद से सती प्रथा लगभग नहीं के बराबर किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, साधु का लिंग क्या है? जो साधु शब्द है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो ये दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, जिसको साधु बोला जाता है। और अगर इसका स्त्रीलिंग देखा जाए तो ये इसका स्त्रीलिंग साधु ही होगा, साधु का स्त्रीलिंग। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हिंदी से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समाचार का वचन क्या होगा? मतलब ये जो समाचार है ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है? तो दोस्तों जो समाचार जो है ये एक बहुवचन शब्द है। और इसमें और अगर देखा जाए जो बहुवचन के शब्द हैं, जैसे कि हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, दाम हो गया, अच्छत हो गया, लोग हो गया, ये सभी जो दोस्तों ये सब जो है हमेशा बहुवचन के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, हिमालय का वचन क्या है? ये भी पूछा गया था। तो ये भी दोस्तों ये बहुवचन है, हिमालय जो है ये बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, यथा समय में किस समास का प्रयोग किया गया है? मतलब इसमें कौन सा समास यूज किया गया है? तो इसमें दोस्तों अव्ययीभाव समास का यूज किया गया है यथा समय में। हालांकि मैंने समास वगैरह को काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, जो मैंने 10 सेट करवाए गए हैं लेव असिस्टेंट और पीजीटी का, उसमें जो लोग देखे होंगे उन सभी को काफ़ी अच्छे से वो आंसर किए होंगे। अगला जानते हैं दोस्तों, अब अव्ययीभाव जो समास है इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसे पद जिसमें समस्त पद में कोई एक पद जो है वो अव्यय या फिर उपसर्ग हो, तथा कोई दूसरा पद जो है वो संज्ञा हो, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जैसे कि यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रत्येक मतलब हर एक, हर घड़ी मतलब घड़ी घड़ी,
तो ये सभी जो शब्द हैं दोस्तों, यथारुचि, प्रत्येक, हर घड़ी, ये सभी अविर्भाव समास के ये शब्द हैं। अगला जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, लाभ हानि में कौन सा समास है। मतलब ये जो लाभ हानि जो शब्द है इसमें कौन सा समास लगा हुआ है। तो ये दोस्तों ये द्वंद्व समास है लाभ हानि, जिसमें जो दोनों जो पद हैं, जैसे कि लाभ हो गया और हानि हो गया, ये दोनों पद प्रधान होते हैं और इसी को द्वंद्व समास कहा जाता है, जिसमें मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। ये यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि समास का वह रूप जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं और किसी भी पद का गौण नहीं होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अमीर गरीब, इसमें देख सकते हैं कि दोनों जो शब्द है ये प्रधान हैं, मतलब अमीर या तो फिर गरीब। देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, गुण और दोष, नर नारी, नर और नारी। तो ये सभी जो दोस्तों ये सभी जो शब्द हैं ये द्वंद्व समास के ये शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिख पोतना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये एक मुहावरा या फिर इसको लोकोक्ति कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका अर्थ होगा कलंकित करना, मतलब कलिख पोतना मतलब कलंकित करना। किसी को अगर कलिख पोत दिया मतलब उसको कलंकित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, इसका अर्थ होगा और यही पूछा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न है, अदूरदर्शिता का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों दूर की बात ना सोचने या फिर ना समझने का गुण को क्या बोला जाता है, अदूरदर्शिता बोला जाता है। मतलब कोई भी जो आदमी होता है वो दूर की बातें नहीं सोचता है, ना समझता है, उसको क्या बोला जाता है, अदूरदर्शिता आदमी बोला जाता है। और अगर दूरदर्शिता अगर देखा जाए, जो दूर की बातों को सोचता है, समझता है, उस प्रकार का गुण जिस आदमी में पाया जाता है उसको दूरदर्शिता आदमी बोला जाता है, मतलब दूरदर्शी व्यक्ति उनको बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बेनीसागर ऐतिहासिक जगह झारखंड के किस जिले में ये स्थित है। तो ये दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम में ये स्थित है, जो बेनीसागर, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये दोस्तों ये 500 साल पुराना ये ऐतिहासिक जगह है, जो कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में ये सिचुएटेड है। और इसमें दोस्तों 2003 से ही लगातार यहाँ पर उत्खनन जो है एग्जीबिशन का मतलब यहाँ पर उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें जो है कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मिल चुकी है, जिसमें शिवलिंग है, भैरव, सूर्य, गौतम बुद्ध, गणेश आदि की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त की गई है बेनीसागर से। और यहाँ पर दोस्तों करीब 350 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा यहाँ पर तालाब बना हुआ है बेनीसागर जगह में। तो अगर देखा जाए दोस्तों प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर देखा जाए तो ये लगभग 1-2 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका तद्भव शब्द आग होगा, अग्नि का तद्भव शब्द। और ये जो अग्नि जो है ये एक तत्सम शब्द है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था कि चर्म का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका तद्भव शब्द होगा चमड़ा, चर्म का तद्भव शब्द, जो कि ये दोनों हिंदी से रिलेटेड प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी खिलाड़ी झारखंड से रिलेटेड नहीं है, मतलब वो झारखंड की खिलाड़ी नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें एक ऑप्शन दिया गया था सविता पुनिया, जो कि ये झारखंड की खिलाड़ी नहीं है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों ये हरियाणा से ये हॉकी की महिला खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है सविता पुनिया, और यही ऑप्शन में दिया गया था। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये सविता पुनिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, मतलब जो मानव का जो कान है उसका जो सुनने की शक्ति का जो रेंज है वो कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है हमारा जो कान है ये सुनने का शक्ति ये रखता है। मतलब इसी इतना ही हर्ट्ज तक जो साउंड है वो सुन सकता है हमारा कान। अगर इससे कम रहा तो वो नहीं सुन पाएगा और इससे ज़्यादा भी रहा तो वो भी नहीं सुन पाएगा। ये आप देख सकते हैं जो ऑडिबल जो फ्रेक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये हमारा कान सुन सकता है। और अगर 20 हर्ट्ज से अगर नीचे अगर रहा जो रेंज जिस साउंड का, तो वो हाथी वगैरह जो जानवर होते हैं उन सभी ये
सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा रहा तो ये चमगादड़ वगैरह ये सभी सुन सकते हैं। इसीलिए अगर कभी भूकंप अगर आता हो तो ये सभी जानवरों का जो है मतलब जो हाव भाव जो है वो चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी जो हैं काफ़ी कम या फिर काफ़ी ज़्यादा रेंज के जो है ये साउंड जो हैं अल्ट्रासाउंड या फिर इंफ्रासाउंड ये सभी सुनने की कैपेसिटी इन लोगों की रहती है। तो ये भी ध्यान में रखें, जैसे कि हो गया कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, चमगादड़ वगैरह हो गया, इन सभी जो जानवर होते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है एक्स्ट्रा ओवरडोज ब्रिज वाज बिल्ड ऑन विच रिवर। कुछ इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, जो कि इसका मतलब ये प्रश्न हमको कुछ अजीब लग रहा था। अगर इसमें अगर हो सके अगर लॉन्गेस्ट ब्रिज जो अगर हो सके अगर इसमें पूछा गया हो कि कौन सा है हमारे झारखंड में, जो कि हाल ही में ये बन के तैयार हुआ है, जो कि झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है। और ये दोस्तों दुमका में ये मयूराक्षी नदी पर ये बना हुआ है। हालांकि ये मैंने करंट अफेयर के वीडियो में ये पढ़ाया हुआ है, जिसमें जो लागत अगर देखा जाए तो 198 करोड़ का लागत इसमें लगा है इस ब्रिज को बनाने में। और इस ब्रिज का अगर लंबाई देखा जाए दोस्तों तो ये 2340 मीटर की लंबा ये ब्रिज है, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, जो कि मयूराक्षी नदी पे ये बना हुआ है। अगर किन्हीं को इसका करेक्ट आंसर अगर पता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था दोस्तों झारखंड के लैब असिस्टेंट का जो 2 अगस्त दैट मीन्स जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके कुछ प्रश्न जो हमें प्राप्त हुआ उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो दोस्तों इस चैनल में आपको झारखंड पीजीटी एंड लैब असिस्टेंट का टोटल 10 मॉडल सेट ये करवाए हुए हैं। जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो 10 घंटा कम से कम निकाल के आप देख लें, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाए। और उसका जो PDF जो है दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप में ये डाला हुआ है, उसे भी 1-2 बार रीड कर लें। और इसमें वीकली करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे, झारखंड जी के GS के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ जिस तरह मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के बीच। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं इंडियन GS में, तो वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।